अजय है, इसको कभी जीता नहीं जा सका। ना अंग्रेज जीत सके, ना मुगल जीत सके, और ये हमेशा अजय ही रहा। और अपनी प्रतिष्ठा, पैसा, ऊर्जा और अपना जो समय है वो बचा सकते हैं। और मैं उस समय पे एमसीए कर रहा था। ट्रेडिंग पहले भी चलती थी, सब कुछ पहले भी होता था, उसको अपग्रेड करके तरीके बदल दिए। लेकिन क्रिप्टो जो है वो एक ऐसा, वहाँ अगर 1 महीने में धन अर्जित करेंगे तो यहाँ 2 महीने में कर पाएंगे। लेकिन yes. वो 1 महीने का जो आदमी को धैर्य नहीं है, उस चक्कर में वो अपने 8 साल बर्बाद कर रहा है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा आके आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। 1000 में से शायद 2-5 कंपनी होंगी जो सही तरीके से काम कर रही है, बाकी सब दुरुपयोग कर रही हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि वो इनकम जो आपको जो रिटर्न आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है, उसके पास सोर्सेस हैं कि नहीं। मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप ये मानते हैं कि हाई रिटर्न देना भी कंपनी की कब्र खुदने वाली कहानी को गढ़ता है? जो तीसरा एंटीना है वो खड़ा हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कि जो भी कॉइन में ले रहा हूँ उसका अभी वर्तमान में और भविष्य में क्या उपयोग हो सकता है। कौन से सपने आपने पूरे हुए और कौन से सपने अभी ऐसे हैं जो पूरे होने बाकी हैं, जो नेटवर्किंग के माध्यम से आप पूरा करना चाहते हैं? इमोशनल एक मूवमेंट होता है कि हमने कर दिखाया, ये शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल हमने सोचा था। जिस समय पे MLM स्टार्ट हुआ था उस समय पे वो टूल्स नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास में वो सारे टूल्स मौजूद हैं जिनसे हम इस बिजनेस को इतनी फास्ट लेके जा सकते हैं, इतनी फास्ट लेके जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और लोग इतनी फास्ट जा रहे हैं। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? मैं मयंक पांचाल। शुरू करते हैं दिल की बात नेटवर्कर के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल। एक बार एक टीचर ने अपने एक स्कूल के स्टूडेंट को एक हाथ में पत्र दिया और कहा कि पत्र अपनी माँ को दे देना। वो पत्र लेके बच्चा अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ को पत्र देकर कहा कि मुझे टीचर ने कहा है कि पत्र आपको देना है। उस माँ ने जब उस लेटर को खोल के देखा तो देखा उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अविस्मरणीय है, आश्चर्यचकित उसकी बुद्धि है, बुद्धिजीवी है, इंटेलिजेंट है, और आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में इस लेवल के टीचर्स नहीं हैं। यानी कि इस प्रकार के बुद्धिजीवी व्यक्ति को, बुद्धिजीवी बच्चे को हम पढ़ा नहीं सकते। तो अच्छा होगा इस बच्चे को आप यहाँ से ले जाएं और खुद ही अपने स्तर पर पढ़ाएं। माँ को बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे के बारे में बड़ी प्रशंसा हो रही है। माँ ने उस लेटर को अलमारी में रख दिया और वो बच्चे को खुद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, और अपनी आखिरी यानी कि मृत्यु शैया तक माँ ने उस बच्चे को पढ़ाया। और वो बच्चा कोई नहीं था, वो बच्चा बड़ा होकर बना सदी का महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन। जी हाँ, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, हजारों आविष्कार किए, थॉमस अल्वा एडिसन। एक बार थॉमस अल्वा एडिसन अपने घर पे थे, माँ की मृत्यु हो चुकी थी। अचानक ही उनको अलमारी में वो पत्र दिखाई दिया जो आज से कई वर्ष पहले उनके टीचर ने उनकी माँ को देने के लिए कहा था। उन्होंने उस लेटर को खोला और जैसे ही उन्होंने उसको पढ़ा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा अत्यंत मंदबुद्धि है, इस बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ये पढ़ने लिखने में कतई समझदारी पूर्ण इसने व्यवहार नहीं करता है, और इस बच्चे को हमारे स्कूल में पढ़ाने लायक टीचर नहीं है, हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, ऐसे मंदबुद्धि बच्चे को, और इसकी वजह से हमारे बाकी स्कूल के बच्चों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो अच्छा होगा इस बच्चे को आप घर पे ही ले जाएं और खुद पढ़ाएं, क्योंकि इस मंदबुद्धि बच्चे को पढ़ाने की हमारे पास क्षमता नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। उस माँ ने ये जानते हुए कि उसका बच्चा मंदबुद्धि है, पढ़ने लिखने में कमजोर है और बच्चों से एवरेज से भी नीचे है, जिंदगी भर उसको प्रेरणा, प्रोत्साहन उसके माइंडसेट में देके कि तू समझदार है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिजीवी है, बहुत कुछ कर सकता है, और ऐसे मंदबुद्धि बच्चे को उन्होंने सदी का महान आविष्कारक बना दिया जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। एक मंदबुद्धि बच्चा सदी का महान आविष्कारक बन गया, तो आप और मैं तो मंदबुद्धि नहीं है, तो सोचिए हम क्या बन सकते हैं। अगर सही प्रेरणा, सही प्रोत्साहन, सही माइंडसेट से हम काम को करें तो जीवन में कुछ भी संभव है, और ऐसा ही कुछ संभव कर दिखाते हैं हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स, क्योंकि वहां उनको वो एजुकेशन दी जाती है जो उनको यकीन दिलाती है, उनके अंदर वो स्किल भर देती है कि आप इस बात का यकीन कर पाते हैं कि आप जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं।
चाहे आप नेटवर्किंग करें उस वक्त या ना करें, नेटवर्किंग एजुकेशन लेके आप दुनिया में कुछ भी करेंगे तो यकीनन आप वहां सफल जरूर होंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है और इसी नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समय समय पर आपको बताने के लिए हम ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग लीडर को आपके बीच में लेके आते हैं दिल की बात नेटवर्कर के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल में। और आज हमारे बीच हैं योगेश लवानिया जी, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। मैं स्वागत करता हूं योगेश लवानिया जी आपका दिल की बात नेटवर्कर के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल में। बहुत बहुत धन्यवाद पांचाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो टॉक शो आपने स्टार्ट किया है, ये बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो लीडर्स हैं और बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जो बंदे हैं जो इसको अच्छे से करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुकाम देने जा रहे हो आप। तो सबसे पहले तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके का कोई शो जो है चालू किया। थैंक यू वेरी मच। मैं योगेश जी के बारे में बताना चाहूँगा कि योगेश जी मूलतः तो भरतपुर के रहने वाले हैं और लेकिन पिछले कई 20-22 वर्षों से जयपुर में रह रहे हैं। कह सकते हैं कि उनकी जन्मभूमि जो है वो भरतपुर है और कर्म भूमि, रणभूमि जिसको हम बोल सकते हैं, वो भरतपुर से बाहर जयपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश। और नेटवर्कर की बात करूं तो कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा देश उनका रणभूमि बन जाता है जी। तो हमारा जो पहला सवाल होता है हमेशा जब भी हम किसी अतिथि से मिलते हैं, एज ए गेस्ट आप हमारे हैं, तो चूंकि हम बात करते हैं उनके शहर की, वहाँ की आबो हवा की, जलवायु की, वहाँ क्या प्रसिद्ध है, तो आज मेरा सवाल शुरू में यही होगा, हमेशा इसी से शुरू हम करते हैं कि भरतपुर की अगर बात करें तो वहाँ की जो जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ क्या फेमस है पर्यटन के दृष्टिकोण से, खान पान के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब भी हम किसी शहर में जाते हैं मथुरा के पेड़े, आगरा के पैंठे, तो ऐसे भरतपुर में क्या मशहूर है, थोड़ा सा बताएं भरतपुर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल पांचाल जी, आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसलिए बनता है क्योंकि आपने जो है वो मेरी जन्मभूमि के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो क्षेत्र है वो, क्योंकि भरतपुर जो क्षेत्र है उसको लोहागढ़ भी कहा जाता है और लोहागढ़ इसलिए है, उसके पीछे एक बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये अजय है, इसको कभी जीता नहीं जा सका, ना अंग्रेज जीत सके ना मुगल जीत सके और ये हमेशा अजय ही रहा। लोहागढ़ जो है। अब इसकी अगर बात करूँ क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ थोड़ा गर्मियाँ परेशान करती हैं, थोड़ा सा गर्म रहता है। बाकी के सारे क्लाइमेट यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, नॉर्मल जैसे होते हैं उसी तरीके से है। यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बोला, यहाँ का खान पीन जो है वो कई सारी चीज़ें हैं, वैसे तो जैसे सब जगह पे खाया जाता है, पिया जाता है, लेकिन कुछ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है किसी क्षेत्र के लिए। तो भरतपुर की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे सुबह का नाश्ता बहुत फेमस है और सुबह के नाश्ते में वहाँ पे जो है कचौड़ी और जो है जलेबी जो है वो वहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त जो है मुझे लगता है। लोगों को और भी कई सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन खासकर मैं अगर देखूं तो मैं कई सारी जगह पे घूमा हूँ, कई सारी जगह पे मैंने भ्रमण किया है, लेकिन मुझे भरतपुर से बेहतरीन कचौड़ी जो है और जलेबी जो है वो कहीं नहीं मिलती है। सुबह सुबह दुकान पे बैठ के आलू की सब्जी के संग, गरम गरम सब्जी के संग जो कचौड़ी का मजा है और उसके बाद जलेबी, आहा आनंद ही आनंद। मयंक जी आप इसलिए ये कह पा रहे हैं क्योंकि आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं और आप उसका जो स्वाद है ना वो बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। आप इसीलिए जो आपने बोला तो स्वाद मेरे जिह्वा पे अपने आप ही आ गया। तो बिल्कुल वहाँ का आनंद है, एक ब्रज क्षेत्र है, जाहिर सी बात है वो आनंद तो वैसे भी वहाँ वाइब्रेशन भी उस प्रकार की हैं, का हैरो लाला, एक भाषा का जो एक अलग ही मजा है वहाँ का। बिल्कुल। और थोड़ा सा बताएं क्योंकि दर्शकों के कि वहाँ पर्यटन के दृष्टिकोण से कौन सी चीज वहाँ बेहतर है। देखिए पर्यटन घूमने जा रहे हैं तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो पूरी दुनिया में जो है मशहूर है भरतपुर जो है, लोहागढ़ जिसको बोलते हैं, और वो उसकी वजह, उसके पीछे जो वजह है वो है वहाँ का बर्ड सेंचुरी, घना पक्षी विहार जी। आप ये देखिए कि वो जो है, क्योंकि मैं तो कई बार, क्योंकि मैं तो वहाँ का लोकल हूँ, तो मैं तो कई बार वहाँ पे मैंने जो है बचपन में हम चले जाते थे और जाके जो है खूब मस्ती करते थे वहाँ पे। लेकिन अगर मैं देखूँ कि वो फेमस क्यों है, उसके पीछे वजह ये है कि वहाँ पे सबसे पहले तो पूरी दुनिया से सैलानी आते हैं जी। दुनिया के कोने कोने से लोग वहाँ उसे देखने के लिए पहुँचते हैं और उसके पीछे वजह है वहाँ की जो चिड़ियाएँ हैं, बर्ड जो हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे तरह की बर्ड आपको मिलेंगी, जिनमें से ऐसी बर्ड्स भी हैं जो बाहर से जो है इंडिया में आती हैं। और वो जैसे साइबेरियन क्रेन है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, बहुत ही खूबसूरत क्रेन है। और पूरी दुनिया जो है इन पक्षियों को देखने के लिए भरतपुर में आती है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय
घना बर्ड सेंचुरी जिसको हम बोलते हैं, व्लादिमीर राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कोई पर्यटन के दृष्टिकोण से आएगा तो उसके लिए बहुत कुछ भरतपुर में है। जैसे कि हम पुष्कर में देखते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर बहुत कम सुनने को मिला है, ऐसे भरतपुर में लक्ष्मण जी का मंदिर, गंगा जी का मंदिर बहुत दुर्लभ है इनके मंदिर मिलना भारत देश में, पूरे विश्व भर में कह सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सबसे अच्छी बात पता है क्या? सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो भी धरोहर हैं, ये जो भी पुरातत्व विभाग भी इसके बारे में बोलता है कि इस तरीके की चीज़ें जो भरतपुर में पाई जाती हैं, उस तरीके की चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। बहुत सुंदर, जाहिर सी बात है, जो चीज़ कम देखने को मिलती है उनकी वैल्यू भी ज़्यादा ही होती है, जो कम होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। जी, बहुत सुंदर। तो ये आपने बताया वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ की जलवायु के बारे में, पर्यटन के दृष्टिकोण से बारे में। अगर हम बात करें अब नेटवर्किंग, क्योंकि ये शो जो है दिल की बात नेटवर्कर के साथ, एक नेटवर्कर के दिल की बात को हमें शो में लाने की कोशिश करते हैं, उसके हर बुरे अच्छे खट्टे मीठे मिले जुले अनुभव को यहाँ पेश करने की कोशिश करते हैं। और हमारा मकसद भी ये होता है कि चाहे जो शो जो है नेटवर्किंग करने वाला व्यक्ति देख रहे हो, या फिर करने की शुरुआत करने वाला व्यक्ति देख रहा हो, या फिर कुछ अनुभव प्राप्त करने वाला यानी प्राप्त कर चुका है व्यक्ति वो भी देख रहा हो, तो इसके माध्यम से उसको कोई ना कोई संदेश मिले और वो अपने उसमें अप्लाई करे जीवन में, और इन सब चीजों से बच सके या फिर सुधार कर सके। जी बिल्कुल। नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग के सफर की शुरुआत जो होती है वो हर एक की बड़ी अलग प्रकार से होती है। आप कहीं ना कहीं कुछ कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, या फिर कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई दुकान पे है, या फिर कोई कुछ नहीं कर रहा है, अभी स्टूडेंट है, या फिर स्टूडेंट बनने के बाद कुछ तलाश कर रहा है। सबके अलग अलग एक मौके होते हैं नेटवर्किंग में आने के, और अनायास यकायक एकाएक कोई व्यक्ति आता है आपके जीवन में। उस पल कोई भी हो सकता है, वो रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो आपको वो नेटवर्किंग के तौर तरीके, वो पार्ट उस दुनिया से रूबरू कराता है, परिचय कराता है, और आपकी सफ़र की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो मेरा सवाल अब यही है कि आपके नेटवर्किंग के सफ़र की शुरुआत किस प्रकार हुई, और कौन वो व्यक्ति था जो आपके जीवन में नेटवर्किंग को लेके आया? मयंक जी, बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने जो ये सवाल पूछा है ना, ये हर एक नेटवर्क मार्केटर जो बंदा है, जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, शुरुआत करता है, उसके जीवन में ये जो है चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं जब वो शुरुआत करता है तो उसका कोई एक तरीका होता है जहाँ से वो शुरुआत करता है। और मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता जी, है ना। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि हर एक इंसान जब शुरुआत करता है तो कहानी अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो तरीका है, जो सोच है, वो एक जैसी होती है सबकी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे सब लोगों के साथ में हुआ था। तो जब मैंने शुरुआत किया था तो मैं उस समय पे अपनी स्टडी में था, एजुकेशन में था, और पढ़ाई चल रही थी मेरी, और मैं उस समय पे MCA कर रहा था जिस समय पे। तो उसी समय पे मेरा जो एक मित्र है, वो मेरा वैसे तो भांजा भी लगता है, वो मेरे पास में आया और उसने मेरे को जो है बोला कि एक मीटिंग में लेके चलना है। तो एक्चुअल में मेरे को उस समय ये पता नहीं होता था, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का उस समय पे जो क्रेज था ना, वो बिल्कुल भी नहीं था, लोग जानते नहीं थे नेटवर्क मार्केटिंग क्या। शुरुआती दौर में था, कैसा शुरुआती दौर में था, 2000 की बात है जी। तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी। आजकल तो आप मीटिंग का नाम लेते हो तो जो है अलग तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, प्रतिक्रिया अलग प्रकार से होती है लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय पे जब उन्होंने मीटिंग की बात की तो मैं तुरंत उनके साथ में चला गया, और जब मैं वहाँ गया तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों का बिजनेस है जो ड्रीमर हैं जी, जो ड्रीम देखते हैं, जो सपने देखते हैं, जो सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और यही मेरे साथ में था। मैं बहुत बड़ा ड्रीमर रहा शुरू से, और ये चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं जब वहाँ गया और मैंने जब वहाँ पे उस मीटिंग्स को देखा, तो मैंने वहाँ पे ना तो कोई बिजनेस प्लान को समझा, ना किसी और चीज़ को समझा। मैं वहाँ पे एक ही चीज़ देख रहा था कि वहाँ पे अलग अलग प्रोफेशन के लोग थे, वो अलग अलग प्रोफेशन के लोग वहाँ पे जो है आ रहे थे और अपने बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने एक चीज़ नोट की वहाँ पे कि हर एक व्यक्ति जो वहाँ आ रहा था वो उस तरीके से बात कर रहा था कि वो अपने ड्रीम्स को यहाँ से प्राप्त कर सकता है। बस मेरे को समझ में आ गया कि यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपके सपनों को पूरा कर सकता है। और बस मैंने उस सिस्टम को तुरंत की तुरंत, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में आनाकानी करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मेरा आपको लोगों को एक मेरा सुझाव है जी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो पैसे कमाने के लिए नहीं होता है, आपके सपनों को पूरा कर देता है। और जब भी आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी आए तो उसको मना ना करो, उसको अच्छे से देखो
और उसके बाद उसको करने के बाद विचार बनाओ। जब आप उसको स्टार्ट कर देते हो और करके देख लेते हो, तब उसके बाद उसके बारे में कोई राय बनाओ। तो मैंने भी यही किया, मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद में जब मैं इसमें उतरा तो मुझे बड़े अच्छे अनुभव मिले और आज जो है मैं आपके सामने बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। मतलब ये कह सकते हैं कि वो शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में आपके एक परिचित थे, आपके रिश्तेदार थे, वो आपको लेके गए और हुआ भी ये क्योंकि वो दौर नया नया था तो कोई ना नुकर नहीं होती थी इतनी जी, कि भाई हम नहीं जाएंगे या फिर क्या है, कैसा फंसा तो नहीं दोगे, तमाम। क्योंकि आजकल ये चीज़ें होती हैं, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, लोग इतनी आसानी से आते नहीं हैं। तो क्या आपने भी कुछ इस प्रकार नखरे किए? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप तो शायद एक बार में कन्विंस हो गए, बिल्कुल बिल्कुल विजन था बिल्कुल कुछ करने गुजरने का, कुछ बड़ा करने का था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो थी, क्योंकि आप उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे, तो प्लेटफॉर्म की तलाश भी होती है एक आदमी को, मेरी पढ़ाई संपन्न होने वाली है या मुझे नौकरी करनी है, क्या करना है। और इसी बीच हमारे पास कोई ऐसा विजनरी, कोई कंसेप्ट, कोई प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा मोटिवेटर या फिर वो कैसा मोटिवेशन वातावरण आ जाए तो शायद विजनरी व्यक्ति उसके अंदर चला जाएगा। एग्जैक्टली यही मेरे साथ भी हुआ कि जब ये कंसेप्ट मेरे पास में आया और मैंने इस कंसेप्ट को देखा तो मेरे साथ में बड़ा आसान था ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं विजनरी भी था, मैं ड्रीमर भी था। और जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि ये मैं कर भी सकता हूँ, है ना, और बड़े आसानी से मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। और मैं आपको बताऊँ, किसी को मुश्किलें नहीं आती, किसी को मुश्किलें नहीं आती। जो भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को देखता है तो वो मना इसलिए नहीं करता कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता, वो मना इसलिए करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको जो भी ज्ञान होता है या जो भी नॉलेज होती है वो गलत होती है। तो बहुत बढ़िया, क्योंकि और होता भी है क्योंकि अब वहाँ माहौल इस प्रकार का होता है कि हर प्रकार के व्यक्ति आप मीटिंग में देखते हैं, हर प्रकार के, जैसे आपने कहा, कोई डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, हमसे भी बढ़िया बढ़िया प्रतिष्ठा वाले लोग वहाँ होते हैं। माहौल इस प्रकार का होता है, मोटिवेशन होता है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में तो देखते हैं कि बाहर की दुनिया में मोटिवेटेड रखने वाले या फिर मोटिवेशन देने वाले लोग ना के बराबर होते हैं। टांग खींचने वाले, कैकड़े प्रजाति वाले लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने में शायद ही अच्छा महसूस नहीं करते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे आपके आसपास के लोग हों। जब आपको उस वातावरण से दूर एक ऐसा वातावरण मिलता है जो आपके सपनों को पूरा कराने के लिए कम से कम आपको मोटिवेट तो कर रहा है, उन लोगों की तरह तो नहीं है जो आपके मोटिवेशन को ही तोड़ रहे हैं जी, तो वहां आदमी को लगता है कि मैं कुछ कर गुजरूंगा, होगा क्या देखा जाएगा, शुरुआत तो करते हैं, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एग्जैक्टली, बिल्कुल पांचल जी। नेटवर्किंग में निकल गए और आज सबके सामने है कि शायद हम किसी और फील्ड में होते तो इतना सक्सेस नहीं हो पाते। जी जी जी, ये सवाल आगे आएगा, इस सवाल का जवाब भी आपको देना होगा। तो कुल मिलाकर आपके सफर की शुरुआत एक रिश्तेदार, एक परिचित के माध्यम से हुई। अब हम बात करते हैं, क्योंकि उस वक्त जो दौर था वो था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, क्योंकि हर 10 साल में, 15 साल में एक दौर होता है, एक ट्रेंड होता है जो कुछ दशकों में चेंज होता है। आज का जो दौर है वो लगभग धीरे धीरे ट्रेंड जो चेंज हो रहा है। क्रिप्टो आ चुका है, फॉरेक्स आ चुका है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी कई लोग हैं जो खोल के स्कैम कर रही हैं। तो मैं आपसे यहाँ इस तर्ज पे, मतलब मेरा एक सवाल सीधा सा यही है कि प्रोडक्ट बेस को छोड़ के, क्योंकि प्रोडक्ट बेस तो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि मल्टी लेवल नीचे तैयार करना और उसके माध्यम से मार्केटिंग करना, वो एक असली प्रोडक्ट बेस कंपनी जो होती है वो तो कहीं भाग नहीं सकती, कोई स्कैम नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक उत्पाद का आपसे पैसा लेती है और जो उत्पाद के पैसे के बीच का जो है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। प्रोडक्ट से हट के हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, फॉरेक्स की, इन्वेस्टमेंट कंपनीज की, और भी कई प्लेटफॉर्म हैं जो आजकल जैसे चल रहा है, डेटा सेंटर के नाम पे भी लोग पैसा ले रहे हैं। तो इन सब कंपनियों की बात करें तो आप आज के दौर की कंपनियों के आधार पे किन कंपनियों को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, किन कंपनियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मयंक जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हर एक कंपनी का एक ऑरा होता है और हर कंपनी का एक अपना टाइम, हर क्षेत्र का अपना एक टाइम होता है जी। मैं आपको यहाँ पे बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसके बारे में आपने बताया था, देखिए हर चीज़ में अपग्रेडेशन है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल और ये अलग है, एक ही है, बस अपग्रेडेशन इस तरीके का हो गया है कि लोग जो है थोड़े से अपग्रेड हो गए और अपग्रेड होके उन्होंने बिजनेस के नए नए तरीके निकाल लिए और तकनीकी रूप से थोड़ा सक्षम हो गए और तकनीकी रूप से इजाद कर लिया है। बिल्कुल। तो ये जो चीज आ रही है ये अपग्रेडेशन की है, और जिस भी व्यक्ति ने अपने सिस्टम में रह के अपने आप को अपग्रेड किया है वो निश्चित तौर पे सफल हुआ है और निश्चित तौर पे उसने अपना फ्यूचर प्रॉपर तरीके से जो है वो बना लिया है।
और उसको सुरक्षित कर लिया है। और इसमें बुराई भी नहीं है कि अपग्रेडेशन जो है उसके संग में आपको चलना भी चाहिए, ट्रेंड के संग आपको आगे बढ़ना भी चाहिए। यस 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 यस। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट के जो प्लान है या क्रिप्टो है, फॉरेक्स से रिलेटेड है, क्रिप्टो से रिलेटेड है, तो मैं इनमें अगर सबसे बढ़िया सब बढ़िया हैं। मैं अगर बात करूं फॉरेक्स का, उसका अपना एक जगह है, उसका अपना एक जो है उठाव है। अगर मैं बात करता हूं फॉरेक्स का, उसका अपना एक तरीका है, अपना एक उठाव है, अपनी एक सफलता है जी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो पे मैं इसलिए क्योंकि मुझे जो लगता है कि क्रिप्टो जो है एक विजनरी प्रोडक्ट है, और अगर मैं बात करूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो पे ही टिका हुआ है जी। ये सारी चीजें पहले भी थी, ट्रेडिंग पहले भी चलती थी, सब कुछ पहले भी होता था, उसको अपग्रेड करके तरीके बदल दिए। लेकिन क्रिप्टो जो है वो एक ऐसा मार्केट के अंदर एक ऐसा बूम लेके आया, एक ऐसी चीज, एक ऐसा रेवोल्यूशन आया है जो आपके सपने ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को, पूरी लाइफ को, आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपके पूरे बिल्कुल बदल सकता है जी। तो अगर मैं बात करूं कि इन सारी चीजों में अगर आपको फ्यूचर प्रॉपर तरीके से सिक्योर कहाँ दिखता है और बहुत बड़ा अगर आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा करना है, तो मेरा ये मानना है क्षेत्र तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन क्रिप्टो इस समय जो है ना वो फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हर एक की अपनी एक प्रायोगिकता है, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो कोई भी है जी। लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी आप पिछले कई वर्षों से, ठीक है अपनी अपनी प्रायोगिकता है, लेकिन क्रिप्टो के नाम पे, फॉरेक्स के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे या फिर किसी और नाम पे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इस प्रकार? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो भी रहा है। मैं आपको बताऊं, आपने जो कहा लगता है, लगता नहीं है, ऐसा हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को लेकर के जो है वो बुरी तरीके से जो है मार्केट को खराब कर रहे हैं जी। और मयंक जी, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नया काम नहीं कर रहे हैं लोग। जब ट्रेडिशनली होता है, दुरुपयोग करते हैं। बिल्कुल, जब ट्रेडिशनली अपन नेटवर्क मार्केटिंग जब आई थी, प्रोडक्ट बेस आई थी, तो आप देखिए भीड़ आ गई थी और गलत लोग इसके अंदर एंटर कर गए थे, प्रवेश कर गए थे। बिल्कुल, आप ट्रेडिशनली मार्केट में आप देखें, कहीं पे भी कोई ट्रेडिशनल मार्केट में आप कोई भी धंधा देख लीजिए, वहां पे जो है एक कंपनी बहुत अच्छे से रन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ छोटी छोटी चीजें जो हैं वो गलत लोग भी उसमें एंटर कर जाते हैं। तो ये कोई नया वो नहीं है, ये पुराना ही जो है तरीका है। लोग हर फील्ड के अंदर जो है आते हैं और हर फील्ड में इस तरीके के लोगों को आप जो है पाते हैं। पर ये जो बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत मजा आया मुझे ये बात सुन के, क्योंकि सही है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो हज़ारों सैकड़ों शुरू होंगी, लेकिन आज गिनी चुनी है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी दुरुपयोग कर रहे हैं, जो सदुपयोग कर रहे हैं आपको उनको पहचानना होगा और अपना करियर आप वहां बना सकते हैं। एग्जैक्टली, आपको अपनी जो समझ है, आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड, सबसे पहले आपको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा, है ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा आके आपको बेवकूफ बना के चला जाएगा। लेकिन अगर आपको चीजों को मानना है तो नॉलेज लेनी होगी। एग्जैक्टली, अगर आपके पास में नॉलेज है, प्रॉपर तरीके से आपके पास में परखने की जो नजर है वो है, तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत बहुत वाइड है और इसमें बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, बहुत नए आयामों को खोला जा सकता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्योंकि आजकल कंपनियां जो हैं ज़्यादातर स्कैम्स कर रही हैं, दुरुपयोग ज़्यादा करती हैं, सदुपयोग कम करती हैं, और ऐसी फॉरेक्स की बात करें, क्रिप्टो की बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनीज की बात करें, तो मुझे लगता है कि इनका रेशो दुरुपयोग का ज़्यादा है। आपकी नज़र में क्या है, आपका एनालाइज जो आपने किया है किस प्रकार से किया है, असेसमेंट आपने किस प्रकार से किया है कि क्यों कंपनियां भागती जाती हैं, क्यों टिकती नहीं है, क्यों कुछ महीनों में खत्म हो जाती हैं, क्या कारण है उसका? बिल्कुल मयंक जी, इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन मैं प्रमुखतः एक दो चीज आपको बता देता हूं जी। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो जितनी भी ये स्कैमर कंपनियां होती हैं जो स्कैम करके भाग जाती हैं, तो इनके पीछे एक सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो है हाई रिटर्न का। अच्छा, ये जो कंपनियां होती हैं, अगर आपको इस तरीके की कोई कंपनी अगर दिखाई दे, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इतना ज्यादा रिटर्न दे रही हैं, है ना, वो हमको भी समझ में आता है कि इतना ज्यादा रिटर्न पॉसिबल नहीं है, है ना। अगर इतना रिटर्न दे रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा ये कंपनी जो है, इसका जो पैसा ये देने वाली है ये कहाँ से देने वाली है। निश्चित तौर पे ये इधर से आपने योगी जी को वो कहा, वही बात आ रही है कि नॉलेज लेनी होगी, लॉजिकली सोचना होगा कि पैसा से रहा है, कैसे नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको सोर्स का नहीं पता है,
अगर आप ये नहीं जानते कि वो इनकम जो आपको जो रिटर्न आ रहा है वो किस सोर्स से आ रहा है, उसके पास सोर्सेज हैं कि नहीं, तब तक आप जो है निश्चित तौर पे इस खड्डे में गिरोगे ही गिरोगे। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कि ये स्कैमर जो कंपनियां होती हैं, मैंने पहले भी यही बात बोली थी आपको जब हमने इस टॉक शो को स्टार्ट किया था, कि नेटवर्क मार्केटिंग जो ट्रेडिशनली बिजनेस थे जी, उन बिजनेसेस को अगर देखें तो आज उनमें 50-50 साल पुरानी कंपनियां हैं जो अपने जो है चरम पे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने बिजनेस किया। बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं आज की डेट में जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड हैं या फॉरेक्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, आज वो कंपनियां भी उसी जगह पे खड़ी हैं जिस जगह पे किसी टाइम पे वो कंपनियां खड़ी थी। लेकिन आप ये देखिए कि उन कंपनियों में और इन कंपनियों में थोड़ा सा फर्क है, तो फर्क इतना सा ही है, वो बहुत छोटा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? वो फर्क इतना सा है कि ये जितनी भी कंपनीज थी, ये कंपनीज के जो फाउंडर थे, जो ओनर थे, उन्होंने जो नींव डाली थी वो किस तरीके से डाली थी, यानी उसका प्रोफाइल क्या है। आप को नॉलेज अगर है कि आप परख सकते हो, तो सबसे पहले ये चेक करिए कि जो बिजनेस ये मैं कर रहा हूँ, जो भी कंपनी में ये स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी क्रिप्टो की ये कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इसका जो प्रोफाइल है वो है क्या, बैकग्राउंड प्रोफाइल हिस्ट्री क्या है इसकी। जस्ट कहीं ऐसा तो नहीं है ये बंदे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने 2 महीने 4 महीने या 6 महीने का टारगेट लेके आए। आपको ये सारी चीज कब पता कर पाओगे? जब आपको इस फील्ड की नॉलेज होगी। तो सबसे पहले मेरा यही कहना है कि जो अगर आप स्कैमर से बचना चाहते हो तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा कि सबसे पहले तो क्या आपको देखना होगा कि रिटर्न कहाँ से आ रहे हैं, वो आपको लॉजिकली नॉलेज लेना होगा, हिस्ट्री क्या है वो जानना होगा, और फिर जो व्यक्ति है अगर उसकी हिस्ट्री है तो एक विजन भी होगा, वो भी आपको पहचानना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 100% तो हो सकता है आप नहीं पहचान सकते, लेकिन जितनी आपकी क्षमता है और विवेक है, कम से कम उतना लॉजिकली तो आप रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं आज की डेट में, उनसे राय भी ले सकते हैं और राय लेके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अपने विवेक के आधार पर जितना करना चाहें करें, जितना आप कर सकें, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप राय ले सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप ये मानते हैं कि हाई रिटर्न देना भी कंपनी की कब्र खुदने वाली कहानी को गढ़ता है? कब्र खुदना का तो क्या बताऊं मैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई कंपनी हाई रिटर्न पे काम कर रही है तो कब्र नहीं खोद रही है, वो है ना सीधा सीधा उस लाश को पूरी तरीके से, उस इंसान को लाश बना के पूरी तरीके से सड़ाने का काम कर रही है। मैं यहीं से एक और सवाल निकल के आता है कि अगर हम हाई रिटर्न की बात करें तो क्या आपको लगता है कंपनी कुछ महीने चल पाएगी और आप कम रिटर्न, यानी कि उतने रिटर्न जितने आप दे सकें, मतलब आप काल्पनिक तौर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रियलिस्टिक जो फिगर्स हैं कि इतने रिटर्न्स तो दिए जा सकते हैं, अगर इतने रिटर्न्स कोई देता है तो वो कंपनी को लंबे समय तक चला पाएगा? देखिए, ये आपने सवाल में ही जवाब दे दिया है ना? जो आपने सवाल किया उसी के अंदर जवाब छुपा हुआ पड़ा है। कोई भी कंपनी अगर बहुत ज्यादा हाई रिटर्न दे रही है तो आप ये पक्का मानिए कि उस कंपनी के पास में जो सोर्सेस हैं वो चेक करिए कि वो सोर्सेस उस तरीके के हैं कि नहीं कि इतनी हाई रिटर्न वो दे सकती है। अगर उसके बावजूद भी वो दे रही है तो निश्चित तौर पे अपने लिए और उस सामने वाले के लिए खड्डा खोद रही है, क्योंकि एक न एक दिन बंद होनी है। क्योंकि अभी क्या है, इसकी टोपी उसके सर चल रही है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं सही तरीके में देखूं तो जो लो रिटर्न दे रही हैं कंपनियां, मेरा ये मानना है कि एक बार जो हाई रिटर्न दे रही हैं उनको तो आप चेक करिए, लेकिन जो लो रिटर्न दे रही हैं कंपनियां, है ना, ठीक ठाक रिटर्न दे रही हैं, तो वहां पे आपका एक जो एक एंटीना है ना, वो खड़ा हो जाना चाहिए। और खड़ा क्या होना चाहिए कि उस कंपनी को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि वो कंपनी लंबा जाएगी, आपके विजन को कंप्लीट करेगी, आपकी जो आप विजन लेके चल रहे हैं उस विजन पे वो खरी उतरेगी। तो मेरा ये मानना है कि हाई रिटर्न कंपनियां और लो रिटर्न कंपनी में अगर मैं देखूं तो लो रिटर्न कंपनियां रिटर्न कम देती हैं लेकिन लंबे समय तक के लिए हैं और आपको बहुत बड़ा पैसा एक दिन देंगी। लेकिन जो हाई रिटर्न कंपनी है वो साहब आज तो ठीक है ना, आपको पैसा दे रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करके चली जाएगी। बहुत बढ़िया कहा आपने। और मैंने देखा भी है कि लोग हाई रिटर्न के चक्कर में अभी तक पैसा कमा नहीं पाए और वो 4 महीने बचाने के चक्कर में उनको 4 साल और 8 साल हो चुके हैं। एग्जैक्टली यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए। और मैंने कई बार देखा है लोग कछुआ चाल भी नहीं कह सकते, रिटर्न का मतलब ऐसा नहीं है कछुआ चाल की कछुआ और खरगोश जैसी स्थिति हो गई, ये कह सकते हैं कि थोड़ा आप
वहां अगर 1 महीने में धन अर्जित करेंगे तो यहाँ आप 2 महीने में कर पाएंगे। Yes, लेकिन yes. वो 1 महीने का जो आदमी को धैर्य नहीं है, उस चक्कर में वो अपने 8 साल बर्बाद कर रहा है। बर्बाद। और जाहिर सी बात है, अगर कंपनी को भागना ही होता तो वो हाई रिटर्न दे देगी। लो रिटर्न कंपनी तभी दे रही है कि उसको टिकना है, लंबे समय तक चलना है, लोगों का विश्वास अर्जित करना है, कम्युनिटी को क्रिएट करना है। तो जी। बहुत अच्छा आपके संग डिस्कशन चल रहा है और योगेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कहा कि आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। उन्होंने बताया कि हर जगह, हर सिस्टम में ये होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है, सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। तो बहुत अच्छी चर्चा परिचर्चा चल रही है योगेश जी के संग में। अब हम मिलेंगे आप छोटे से ब्रेक के साथ में, दिल की बात नेटवर्क के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल। चलिए, स्वागत है आपका फिर से दिल की बात नेटवर्क के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल। जैसे कि आप बोल रहे हैं क्रिप्टो में आपने बोला सबसे मुख्य, तो मैं यही मानता हूं कि रिटर्न जो हमें दिख रहा है किस आधार पर मिल रहा है वो जानना जरूरी है। दूसरा कि क्रिप्टो की अगर बात करें तो अगर क्रिप्टो की जैसे अमूमन बोलते हैं, हर कंपनी बोलते हैं, अरे साहब हमारा कॉइन रॉकेट बनेगा, ऊपर जाएगा, देखो उसका आधार भी होना चाहिए कि भाई आपका कॉइन की डिमांड होगी तो क्यों होगी, क्या आपके कॉइन से हम कुछ खरीद सकते हैं, कोई रियल यूज केस है, कोई यूटिलिटी है, तो वो भी महत्वपूर्ण है। क्या मानते हैं आप? बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि कोई भी कॉइन जब मार्केट में लॉन्च होता है तो सबसे पहले ये चेक करिए कि इस कॉइन की उपयोगिता क्या है। जी। अगर आपको उस कॉइन की उपयोगिता नहीं पता और वो किसी भी तरीके से आपके हाथ में आ गया है और उसका कोई भी उपयोगिता आपको नहीं मालूम है, तो ये तय मानिए कि वो आपको दिक्कत देने वाला है। लेकिन जब भी आप क्रिप्टो के बारे में जब भी बात करें और किसी भी कॉइन के बारे में या क्रिप्टो के बारे में जब भी बात करें, तो वहाँ पे एक ही चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो समझने की है कि जो भी कॉइन में ले रहा हूँ उसका अभी वर्तमान में और भविष्य में क्या उपयोग हो सकता है, और इससे जो मार्केट है वो मार्केट में ये किस तरीके से काम कर रहा है, जी, ये क्या विजन लेके आया है, ये मार्केट में किस तरीके से आगे बढ़ेगा, जी, ये सारी की बिल्कुल। तो जब तक आपको ये सारी चीजें पता नहीं होगी, और ये कब पता होगी, जब आपको नॉलेज होगी। नॉलेज पता लगाएंगे जब आप, खाली विश्वास नहीं करना किसी पे। यस यस यस, है ना। और अगर कहीं विश्वास करना है तो आप मयंक जी जो हैं, मयंक जी जैसे एक्सपर्ट से बात करिए, क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। ये आपको बताएंगे कि प्रॉपर तरीके से किस कॉइन पे भरोसा किया जाए, किस क्रिप्टो पे भरोसा किया जाए, किस पे नहीं किया जाए। या फिर जो भी इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जो साथ हैं, जो आपको लगता है कि इनसे बेहतर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देख पाएगा, तो आप उनसे बात करें, वार्तालाप करें, क्योंकि आप वहां निवेश कर रहे हैं, अपनी टीम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं वो प्रॉफिट कहाँ से दे रहा है, दूसरा हम देखें कि उसके रियल यूज केस, इकोसिस्टम कितना बड़ा है, कहाँ कहाँ उसकी उपयोगिता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एक प्रोफाइल, विजन, ये तमाम चीजें मिलके ये साबित करती हैं कि कंपनी लंबा चल सकती है, हम इसमें कैरियर बना सकते हैं। हाई रिटर्न वाली कंपनियों से हाथ जोड़ लीजिए और एंटीना खड़ा कर लीजिए, जैसे आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं से एक सवाल मेरा एक और बनता है कि क्योंकि अब आपने सब कुछ बता दिया है, अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी, लंबी चलने वाली कंपनी, तमाम चीजें हमारे दर्शकों को पता लग गया, हमारे व्यूअर्स को पता लग गया। आपके अनुभव की बात करूं कि क्रिप्टो को लेके, फॉरेक्स को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेकर अगर मैं आपके अनुभव की चर्चा करूं, तो थोड़ा सा आपका अनुभव बताना चाहेंगे, किस प्रकार आपका अनुभव इन कंपनियों को लेकर रहा, मतलब अच्छा रहा, बुरा रहा, मिला जुला रहा, कैसे आप इसको बयां करना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी, है ना। बहुत अच्छे से मैंने जो है क्रिप्टो को करीब से देखा, क्रिप्टो को करीब से जाना, और क्रिप्टो में जो है मैंने पूरी नॉलेज लेने की कोशिश की, जितनी नॉलेज मैं ले सकता था जी। मैं आपको सिर्फ इतना यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई भी जो बिजनेस है या किसी भी तरीके, मैं क्रिप्टो की बात कर लेता हूँ, जैसे क्रिप्टो है, तो ये कोई भी चीज़ तब तक आप प्रॉपर तरीके से उसका मजा नहीं ले सकते, उसमें तब तक आप अच्छे से समझ नहीं सकते उसको, जब तक कि आप उसके बारे में, बार बार मेरी एक ही चीज आती है, नॉलेज ना ले लो। नॉलेज ना ले, जब तक आप सवाल तो जब ही होगा कि जब आप उसकी नॉलेज होगी तभी सवाल होगा। यस, सवाल ही नहीं होगा, सवाल ही नहीं। तो जब तक नॉलेज नहीं है आपको, तो कोशिश ये कीजिए कि इस पूरे के पूरे, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं आपको बताऊं इतना बड़ा रेवोल्यूशन है आने वाले फ्यूचर के लिए, है ना। तो निश्चित तौर पे आज अगर आप इसकी नॉलेज ले लोगे, आज अगर इसके बारे में आप पूरी डिटेल ले लोगे, तो आने वाला फ्यूचर आपका है जी। बिल्कुल।
सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मैं 2013-14 में मेरे पास क्रिप्टो नाम का शब्द आया था, बिटकॉइन आया था, पैसा भी मेरे पास था, मैं उस वक्त 5 लाख रुपए लगा लेता, शायद करोड़ों की संपत्ति का मालिक होता। और आपने सही कहा, नॉलेज नहीं ली, और नॉलेज नहीं ली तो सवाल पैदा नहीं हुआ, और सवाल पैदा नहीं हुआ तो उसका हल भी नहीं निकला, उसका जवाब भी मुझे नहीं मिला। और हालांकि मैंने पिछले 3-4-5 वर्षों में काफ़ी अच्छा इस पूरे क्षेत्र में किया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको नॉलेज सबसे पहले लेनी है, नॉलेज नहीं होगी तो सवाल नहीं होगा, सवाल नहीं होगा तो जवाब नहीं मिलेगा, और जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। हर जो गेस्ट हमारे यहाँ आते हैं उनसे हम एक और सवाल करते हैं। 3 विकल्प आपको दिए जाते हैं कि आप अपने आप को किस प्रकार के नेटवर्कर के रूप में देखते हैं। मेरे 3 विकल्प यहाँ पर है। पहला विकल्प, एक ऐसा नेटवर्कर जो कुछ महीनों में ही कंपनीज चेंज कर देता है, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कि साहब हम काम तो करना चाहते हैं परंतु कंपनी अच्छी नहीं मिलती है तो हमें मजबूरन किसी कंपनी का चयन करना पड़ता है, विकल्प करना पड़ता है, दूसरा विकल्प। तीसरा कि साहब अब कुछ भी हो जाए, अब हम काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि अच्छी लंबी चलने वाली और करियर बेस्ड कंपनी हमको नहीं मिल जाए, हम अपना पैसा, टाइम, एनर्जी, प्रतिष्ठा व्यर्थ नहीं करेंगे। इन 3 विकल्पों में आप कौन से वाले विकल्प के नेटवर्कर के तौर पे अपने आप को देखते हैं, योगेश लवानिया जी? निश्चित तौर पे आपने जो सवाल किया है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप सवाल भी बड़े प्यारे प्यारे कर रहे हो और साथ में आंसर भी आप ही दे रहे हो, है ना। निश्चित तौर पे लास्ट वाला ऑप्शन सबसे बेटर है ना, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जो आपको ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, आपको इस पूरे के पूरे जो इंडस्ट्री है इसमें हेल्प कर सकता है सक्सेस होने की। मतलब धैर्य रखें, अच्छे विकल्प का इंतजार करें, अपने एंटीना को चालू रखें, अच्छी कंपनी का विकल्प आप करें, लंबी चलने वाली कंपनी का, और निश्चित तौर पे आप वहां पर सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो आप प्राप्त करने, सपने पूरे करने के लिए आए हैं। यहीं से मेरा एक और सवाल है योगेश जी, जब भी कोई व्यक्ति इस फील्ड में आता है, नेटवर्किंग के फील्ड में आता है, तो अपने सपने गढ़ने, सपने बुनना शुरू कर देता है। और नेटवर्किंग का मतलब यही होता है, अपने पोटेंशियल को जानना, अपने अंदर स्किल्स पैदा करना, और जब आपको स्किल्स अपने अंदर भर लेते हैं, पोटेंशियल का पता लग जाता है, तो आप यकीन कर पाते हैं कि अब मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो उसने किया है। चाहे वो गाड़ी की बात हो, घर की बात हो, कुछ भी अचीव करने की बात हो, सबके अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। जब आप इस नेटवर्किंग के फील्ड में आए, कुछ महीने बिताए, तो निश्चित तौर पर आपने भी सपने गढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो मैं यहां जानना चाह रहा हूं, मेरा सीधा सवाल यही है कि कौन से ऐसे सपने थे जो आपने गढ़े, और कौन से सपने आपने पूरे हुए, और कौन से सपने अभी ऐसे हैं जो पूरे होने बाकी हैं, जो नेटवर्किंग के माध्यम से आप पूरा करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया पांचाल जी। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो सवाल है ये बड़ा इमोशनल सवाल है ना। और अगर देखा जाए तो ये मेरा बहुत सबसे फेवरेट सवाल ये है कि जब आप किसी के सपनों की बात करते हैं तो वो उसके एक तरीके से उससे खुद से बात करते हैं, तो उसके दिल के मर्म को छू लेते हैं। यस यस यस। तो मैं आपको बताऊं, मैं तो बचपन से ड्रीमर था और बचपन से ही बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े सपने देखता था। नेटवर्क मार्केटिंग में आने का जो उद्देश्य था वो भी सिर्फ एक ही था, और वो था सपने जी। क्योंकि यही एक तरीका है जहां से हम सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी इंडस्ट्री नहीं है जहां से आप सपने पूरे नहीं कर सकते, लेकिन ये मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग जो है एक आसान तरीका है आपके सपनों को पूरा करने। फास्ट और आसान तरीका। बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका है। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब से लेकर और आज तक बहुत सारे सपने हैं जो मेरे पूरे हुए हैं। किसी दिन बैठ के अलग से जब टॉक शो होगा तो एक एक सपने के बारे में बात करेंगे। कोई एक सपना हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि कोई भी एक सपना, ऐसा तो बहुत सपने पूरे हुए, कोई एक सपना जिसको आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि मेरा वो सपना पूरा हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो देखता था, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं कि मेरे जो मैं गांव का रहने वाला हूं, और बहुत ही प्रॉपर जो गांव है, एक भरतपुर के पास एक गांव है हेलक, जो है वो बिल्कुल देहात जैसा होता है वैसा ही था, वहां से मैं निकला हुआ हूं। तो मेरा जो एक सपना था वो था कि मैं दुनिया घूमूं जी, है ना। तो सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैंने कई सारे फॉरेन टूर्स किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ऐसे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक बताया तो मेरा एक मर्मस्पर्शी जो सपना था वो यही था कि मैं जो है बाहर घूमूं, विदेशों में जाके घूमूं। पर वो सपना मेरा जो है इस इंडस्ट्री में आके कई बार पूरा हुआ है। और होता भी यही है कि हमारे ऐसी मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती हैं, वहाँ विदेश जाने की तो बहुत दूर की बात है, अपने राज्य से बाहर भी जाते हैं तो हमारे लगता है कि अरे मजा आ गया, हमारे माता पिता के संग हम ताजमहल घूम के आ गए, लाल किला घूम के आ गए,
तो उसे लगता है कि जहां जीत लिया। तो विदेश तो बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती थी। और बिल्कुल। ऐसे जब मिडिल क्लास व्यक्ति जब देश विदेश घूमने जाएं तो मतलब एक अलौकिक, एक अनोखा, और ये कह सकते हैं कि एक इमोशनल एक मूवमेंट होता है कि हमने कर दिखाया, ये शुरुआत हो बिल्कुल। चुकी है जो बिल्कुल हमने सोचा था। बहुत बढ़िया। तो एक सपना आपका जो विदेश घूमने का, कई विदेश में कई देश घूमने का, वो पूरा हुआ, और ऐसे बहुत सारे सपने पूरे हुए होंगे। अभी कौन सा सपना बाकी है जो पूरा होना बाकी है? वाह, फिर से आपने मर्मस्पर्शी जो है सवाल कर लिया है मेरे से जी। देखिए, मैंने कहा था सब मेरे जो है वो, मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ। क्यों ड्रीमर है आप? ये सवाल बनता है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक सपना है साहब, और वो मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ऐसा कोई मुकाम नहीं चाहिए जिस मुकाम से मैं किसी को पैसा दिखाऊं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक जो है अंदर का, जो बहुत डीपली मैं ये चीज़ चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि MLM नेटवर्क मार्केटिंग को, चाहे वो ट्रेडिशनली हो या क्रिप्टो से रिलेटेड हो या किसी भी हो, इस पूरे के पूरे एक ऐसा रिकॉग्निशन चाहता हूँ मैं, कि मैं लोगों को इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आगे लेके जा सकूं। मैं अकेला नहीं जाऊं, लोगों को लेके जा सकूं, उनको सफल बना सकूं, उनके साथ काम कर सकूं, उनके सपनों को पूरा कर सकूं, और उनके सपनों के लिए मैं काम कर सकूं। बहुत बढ़िया। होता भी है कि एक स्टेज पे आप आ चुके हैं, वो सब चीजें पीछे रह चुके हैं जो आप सब अचीव लगभग कर चुके हैं। तो अब एक स्टेज ऐसी जाती है आपके जीवन में कि अब मैं तो कर चुका हूं, अब मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सफल बनाना है, उनको पैसा कमाना है, उनके सपने पूरे करवाने हैं। इससे मेरे सपने अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली। असली लीडर यही चाहता है, जो आपने कहा। अब मैं थोड़ी कार्यप्रणाली पे आऊंगा, कार्यप्रणाली के संबंध में आपसे, और मैं कोशिश करूंगा कि, और मैं ईश्वर से शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहूंगा, ईश्वर से अनुकंपा मेरी यही रहेगी कि आपके जो भी सपने हैं, जो ऑन कैमरा बता रहे हैं और जो ऑन कैमरा नहीं बता रहे हैं, जो आपके दिल में, वो सभी सपने आपके जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। थैंक यू। तो मेरा सवाल अभी सवाल जो था वो था कार्य से संबंधित, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हम वर्किंग करते थे शुरुआती दौर पे, परंपरागत तौर तरीका जो होता था, लोगों के पास जाना, उनको समझाना, डायरी पे 2-2, 3-3 घंटे की प्रेजेंटेशन देना, एक आदमी में पूरा लगभग दिन भी निकाल देना, कभी कभी तो 2-4-5 घंटे में, और तब भी जाके वो आदमी कन्विंस होए नहीं होए कोई कुछ नहीं पता था। यानी कि एक परंपरागत तरीका था, तो उसका एक अलग मजा भी था। गाड़ी लेके निकल जाना, कार लेके निकल जाना, होटलों में रुकना। तो एक परंपरागत तौर तरीके की बात करें आज, और कंपेयर करें हम आज के डिजिटल युग की, सोशल मीडिया के युग की, कि जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझाना चाहूँ, मुझे 500 लोगों से मुलाकात करनी है, तो शायद मुझे महीने 2 महीने निकल जाएंगे उन सबसे मुलाकात करते करते, तब भी शायद मैं 500 लोगों से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे आज यहाँ 500 लोगों से मिलना है, तो सिर्फ मुझे लॉगिन आईडी, पासवर्ड जूम का भेजना है, 500 लोग मेरे सामने होंगे और मैं 1 घंटे में सबसे बात कर पाऊंगा। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट्स हैं, उनके माध्यम से प्रमोशन, मुझे अपना एक प्लान समझाना है, तो मैं 50 लोगों को समझाऊंगा तो कितना वक्त लग जाएगा, और मैं एक वीडियो बना के छोड़ दूंगा 10,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि परंपरागत तौर तरीकों के मुकाबले डिजिटल और सोशल मीडिया से क्या आप मानते हैं कि आज बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है, रिजल्ट तेज आते हैं, और बिजनेस आप बहुत बड़ा कर सकते हैं इसका सहारा लेके, क्योंकि टेक्नोलॉजी, तकनीक है, और आपने पहले ही कहा अपग्रेडेशन जरूरी है, और अपग्रेडेशन के अनुसार आपको ट्रेंड के अनुसार बदलना भी जरूरी है। तो क्या आप ये मानते हैं? मयंक सर, आपने जो सवाल किया ना, इसमें मैंने कहा ना, आप सवाल में ही जवाब दे देते हो, है ना। तो मैं आपसे एक मेरा सवाल है आपसे कि आपने कभी 1952 या 1950 के आसपास की कोई मूवी देखी है? हाँ, मैंने मूवी देखी है, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मूवी हुआ करती थी उस वक्त, और गाने भी रिकॉर्ड इतने अच्छे से नहीं होते थे। हाँ देखिए, मैंने मूवी देखी है जरूर। ठीक है। 1960? हाँ 1960 में परिवर्तन और हुआ, बढ़िया, बेहतर हुआ। 1970? 70, 80, 90 सभी मूवी लगभग ज्यादा कदा हम देखते ही रहते हैं। आज की मूवी देखते हैं आप? डेफिनेटली, अभी देख के आए थोड़े दिन पहले मूवी, अभी कल की आ रही है, वो देखी हमने। एग्जैक्टली। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुत पहले का जो तरीका था एंटरटेनमेंट का, और आज का जो तरीका है एंटरटेनमेंट का, पहले की जो क्वालिटी थी और आज की जो क्वालिटी है जी, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। वो रेवोल्यूशन आ चुका है कि आप एग्जैक्टली एआई के थ्रू काम कर सकें, आप ब्रेन के थ्रू काम कर सकें। आज आपके पास में, उस समय पे वो टूल्स नहीं थे, जिस समय पे MLM स्टार्ट हुआ था उस समय पे वो टूल्स नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास में वो सारे टूल्स मौजूद हैं जिनसे हम इस बिजनेस को इतनी फास्ट लेके जा सकते हैं, इतनी फास्ट लेके जा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और लोग इतनी फास्ट जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है
वो अगर मैं देखूं तो बिल्कुल ऐसे बात करना होगा ट्रेडिशनल मार्केट और डिजिटल मार्केट में कि मैं एक आलम आरा मूवी की बात कर रहा हूं और एक अभी जो आपने कौन सी मूवी का नाम बताया, कल की जी। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है ना, वही ट्रेडिशनल जो है तरीके से काम करने में और एक डिजिटल तरीके से काम करने में अंतर। या आपके सवाल का जवाब को मैं कुछ इस प्रकार से भी मैं एलाबोरेट कर सकता हूं कि आज के दर्शकों को अगर पुराने प्रिंट की मूवी दिखाएं या फिर वही साउंड इफेक्ट दिखाएं, वो सब कुछ दिखाएं, तो उन दर्शकों को पसंद नहीं आएगी। यानी कि आज के ट्रेंड के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, बिल्कुल भागना पड़ेगा। आज आप देखिए, मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, और आप और मैं दोनों बैठ के टॉक शो कर रहे हैं जी। आज आप ये देखिए इस टॉक शो से कितने लोगों का फायदा हो रहा है, कितने लोगों तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं, हमारी जो अप्रोच है वो कहाँ तक है। हम दुनिया के किसी भी कोने में आज पहुंच सकते हैं, यहाँ बैठ के हम दुनिया के किसी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और एक साथ में, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं, एक साथ में एक ही बार में आप हजारों लोगों से बात कर सकते हैं जी। तो निश्चित तौर पे अगर आप मेरे से पूछेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सबसे बड़ा तरीका है इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने का और फैलाने का। तो कुल मिला के आप ये बात मानते हैं कि रिजल्ट तेज और बड़ा बिजनेस आता है क्योंकि आप यहाँ बैठे बैठे ही पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है, हमें बदलना होगा। ट्रेडिशनल तरीका और डिजिटल तरीका दोनों में जमीन आसमान का है। आपने एग्जांपल दिया आलम आरा और कल की, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ट्रेंड के अनुसार तो चलना होगा, वरना ट्रेंड के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, जैसे कोडेक पीछे रह गया, जैसे नोकिया पीछे रह गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप एक बेहतरीन नेटवर्कर हैं तो आपको सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा। ट्रेडिशनल से आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट आने चाहिए, जो बिजनेस आना चाहिए, वो शायद नहीं मिलेगा। नहीं। अब मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद समापन होगा हमारा दिल की बात नेटवर्कर के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल का। और मेरा सवाल अब ये है कि अब मैं बात करता हूँ पूरे अनुभव की, यानी कि जब से आपने नेटवर्किंग शुरू करी है, आपने बताया कि लगभग 2000 में आपने नेटवर्किंग की शुरुआत करी थी, लगभग 24-25 वर्ष इस नेटवर्किंग के आपके अनुभव को हो चुके हैं। इसमें आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी करी, क्रिप्टो भी करी, कुछ और कंपनीज भी की होंगी आपने। ओवरऑल हालांकि इस सवाल का कुछ हद तक जवाब आप अपने सवालों में दे चुके हैं, पर मेरा विशुद्ध इसी को लेकर एक सवाल है कि पूरे 24 से 25 साल के नेटवर्क के अनुभव को अगर कुछ शब्दों में आप बयां करना चाहें तो किस प्रकार करना चाहेंगे? देखिए एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो एक लीडरशिप जो है ना, उसमें लीडरशिप की बात करता हूं, क्योंकि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब आप ये काम कोई भी काम करते हैं जी, तो आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आपके पास में लीडरशिप ना हो जी। आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, आपने कितनी भी ज्ञान की चीजें क्यों ना हो, जब तक आप किसी भी चीज को लीड नहीं करते, आप किसी भी चीज को लीड करके उन लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, तब तक आप लीडर नहीं कहलाते। और जब तक आप लीडर नहीं होते हो तब तक आप किसी भी चीज में सक्सेस नहीं हो सकते जी। तो मेरा ये मानना है कि कुछ आपने मेरे से पूछा है तो इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि एक नेटवर्कर जो है, तो मैं अगर थोड़ा सा समझा हूं आपके सवाल को, तो आप मेरा अनुभव जानना चाह रहे हैं कि मैं अनुभव जानना चाह रहा हूं, पूरा अनुभव 24-25 साल का निचोड़। जी जी। अच्छा बुरा बहुत अच्छा मिला जुला एक निचोड़ जानना चाह रहा हूँ, कुछ शब्दों में परिभाषा जानना चाह रहा हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस यही कहूंगा कि इस पूरे के पूरे जो भी मेरा कर्म क्षेत्र रहा है और उस कर्म क्षेत्र में जो भी वक्त मैंने बिताया है 20 से 25 साल का, उस 20 से 25 साल में अगर मेरे से कोई कहे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या विचार है और क्या अनुभव है, तो मैं कहूंगा ऑसम, सुपर, जबरदस्त। जी बहुत बढ़िया। तो आपने कुछ शब्दों में किया ऑसम, जबरदस्त, बेहतरीन। आखिरी सवाल मेरा उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारा ये जो शो है वो देख रहे हैं दिल की बात नेटवर्कर के साथ में, ऐसे नेटवर्कर भी होंगे जो इस क्षेत्र में अभी आने के लिए ललायत होंगे, आना चाह रहे होंगे, ऐसे नेटवर्कर जो अभी आ चुके हैं, और ऐसे नेटवर्कर जिन्होंने कुछ साल बिता दिए सफल नेटवर्कर बनने के लिए, करियर वाइज नेटवर्कर बनने के लिए। और मैं सफल नेटवर्कर सिर्फ उसको नहीं मानता जो पैसा कमाता है। मेरी नज़र में सफल नेटवर्कर वो है जो प्रतिष्ठा भी कमाता है, जो पैसा भी कमाता है, जो लोग कमाता है। क्योंकि पैसा हो सकता है आज कम हो, लेकिन लोग और प्रतिष्ठा आपके पास है तो अथाह पैसा आएगा उनसे भी ज़्यादा जो आज पैसा कमा रहे हैं प्रतिष्ठा गवा कर। तो सफल नेटवर्कर बनने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्रिप्टो की स्पेशली आज हम बात करेंगे। क्रिप्टो में आपको पता है फ्रॉड और स्कैम्स का इस प्रकार का आलम है कि लोग फंसते जा रहे हैं लोभ के चक्कर में, हाई रिटर्न्स के चक्कर में। तो आप सफल नेटवर्कर के चक्कर में, सफल नेटवर्कर बनने की फेहरिस्त में आपका मैसेज क्या होगा ऐसे लोगों के लिए?
देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आपने क्रिप्टो का नाम लिया है और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में क्रिप्टो के नाम से बहुत सारी फ्रॉड और वो सारी स्कैम्स चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत अच्छी कंपनियां भी हैं, बहुत अच्छे जो है इंडस्ट्री भी हैं जो यहाँ पे काम कर रही है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपको नॉलेज लेने की आवश्यकता है। जब तक आपको इस फील्ड का नॉलेज नहीं है ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसके बाद में आपको, जो मेरा अनुभव है वो है डिसीजन मेकिंग। जी। एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में देख लीजिए, खासकर क्रिप्टो में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया जी। तो मैंने इस चीज़ को भुगता है, मैंने लोगों को देखा है। 2009 में एक छोटा सा डिसीजन लोग नहीं ले पाए थे, और जिन लोगों ने 2009 में एक छोटा सा डिसीजन ले लिया था क्रिप्टो में घुसने का, आज उनको देखिए आप, आज वो कहाँ पे। डिसीजन की पावर को देख लिया। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, सही समय पर डिसीजन, सही समय पर डिसीजन। दूसरी चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। जिम्मेदारी किस चीज की? जिम्मेदारी इस बात की नहीं, जिम्मेदारी इसकी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं उस इंडस्ट्री में, क्योंकि वो लोगों से रिलेटेड है जी। है ना, आप क्राउड में काम करते हैं, आप लोगों में काम करते हैं, तो ये नहीं कि आपको बहुत आगे जाना है। आपके ऊपर जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जो लोग आपके साथ में आए हैं ना, उन लोगों के सपने पूरे करो, उन लोगों के जो है घर में पैसा पहुंचाओ, उन लोगों को रिकॉग्निशन दिलाओ। ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। तीसरी चीज है उन लोगों से थोड़ा सा इमोशनली इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंस क्या होता है कि जो लोग हैं जिनके साथ में आप बिजनेस कर रहे हैं उनके आप करीब रहो। जी। लीडरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो ये है कि आप उनके हार्ट तक पहुंच सकते हो, आप उनके दिल की बात जानते हो, है ना। कंफर्टेबल महसूस कराएं, उनके साथ फ्रेंडली हो। यस, फ्रेंडली, है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल उनके साथ में बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप जो है वो लर्निंग फेज में होने चाहिए। ये नहीं कि आप सब कुछ जान चुके हैं। लर्निंग फेज में, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ एक्सपर्ट ना बने, एक्सपर्ट तो हो ही नहीं सकता। यस, तो लर्निंग फेज में रहें और एक नेचर हमेशा बना के रखें, पुल। जी। कुछ कुल मिला के पुल, सही बात है, उनको बढ़ाना आगे। कुल मिला के आपने कहा कि नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो कुल मिला के नॉलेज हमारे पास हम भरपूर रखें। डिसीजन की पावर, सही समय पर सही डिसीजन वो होना चाहिए, और आप रेस्पॉन्सिबल बने, जवाबदेही बने, जिम्मेदार बने, और लोगों के संग मित्रवत व्यवहार रखें, एक फ्रेंडली व्यवहार रखें, उनको साथ में लेके चलें। ये सारे एक सफल नेटवर्कर के गुण होने चाहिए। योगेश लवानिया जी के माध्यम से हमें पता लगा, आज बहुत सारे सवालों के, बहुत रोचक सवालों के रोचक जवाब हमें मिले योगेश लवानिया जी के साथ में, और ऐसे ही रोचक सवाल और जवाब आपको अलग अलग राज्य के, अलग अलग शहरों के, अलग अलग नेटवर्कर के अलग अलग अनुभव के आधार पे आपको हर सवाल के जवाब मिलते रहेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ एक ही होता है, और वो ये होता है कि हम अपने टॉक शो के माध्यम से उन सभी लोगों को प्रेरित कर पाएं, सही लोगों को मार्गदर्शित कर पाएं जो सही रास्ते पे ना जाके गलत रास्ते पे जा रहे हैं लोभ के चक्कर में। हमारा मकसद होता है कि अगर आप किसी फील्ड में आए हैं तो लोग आपको जाने, आपको ब्रांड के रूप में जाने, आपको लीडरशिप के रूप में जाने, और अगर आपको लोग लीडरशिप और नॉलेजेबल व्यक्ति के रूप में जानेंगे तो स्वतः ही जुड़ जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कहीं आप गलत कदम उठा के अपना प्रतिष्ठा, पैसा, एनर्जी और अपने लोग गवा दें। तो मिलते हैं फिर से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा योगेश लवानिया जी के आज के समय आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश लवानिया जी, लोगों को अपनी समझ से, अपने अनुभव से मार्गदर्शित करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी नेटवर्कर जो हैं उनके संग आते रहेंगे, सभी लोगों के संग में आपके पास आके आपको हर बात से, जो आप जिससे आप अनभिज्ञ हैं उससे आपको ज्ञात कराते रहेंगे। मिलेंगे एक नए टॉक शो में, एक नए एपिसोड में, दिल की बात नेटवर्कर के साथ में, एक नए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर के साथ में, एक नए अनुभव के साथ में। मिलते रहिए, जुड़े रहिए, उम्मीद, आकांक्षा, इच्छाएं जगाए रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।